तो चलिए गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखें जा करके, ताकि एक क्रमबद्ध रूप से आप इसकी स्टडी कर पाएँ। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। हम लोगों ने यूनिट सेल की परिभाषा और लैटिस किसे कहते हैं उसको पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, मैं आज बताता हूँ। कई किताबों में, नोट्स में आपको अलग अलग तरीके से वो मिलेगा, जबकि उसका एक संपूर्ण तरीके से प्रस्तुतिकरण किस तरह से होगा मैं बच्चों बताता हूँ। यूनिट सेल को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट्स में कई किताबों में दे रखा है, लेकिन उसका तरीका क्या है बताने का, उसको समझिए। यूनिट सेल को बच्चों दो प्रकार से बांटा गया है। एक पहला जो प्रकार है वो साधारण यूनिट सेल है, और दूसरा जो प्रकार है बच्चों वो केंद्रित यूनिट सेल है। देखिए, मैं आपको अपने इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। एक सेल, इसको हम लोग इकाई सेल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको यूनिट सेल कहा जाता है। बच्चों, इस एक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक साधारण एक सेल के रूप में और दूसरा बच्चों केंद्रित इकाई सेल के रूप में। साधारण एक सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं या फिर बेसिक यूनिट सेल भी कहा जा सकता है। तो आप इसके दोनों नाम ध्यान रखिएगा, सिंपल भी कहते हैं इसको, बेसिक भी कहते हैं। और इसी का बच्चों एक नाम और भी है जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है आद्य, अर्थात प्राचीन। तो बच्चों, एक प्रकार हो गया हमारा साधारण एक सेल या फिर आद्य एकक सेल, और जो दूसरा बच्चों प्रकार है वो है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात केंद्रित इकाई सेल। और फिर इस इकाई सेल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बच्चों फलक केंद्रित इकाई सेल, दूसरा बच्चों अंतः केंद्रित इकाई सेल, और तीसरा बच्चों किनारा केंद्रित इकाई सेल। हम लोग जो इकाई सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, वो घनी इकाई सेल की बात कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल से आपको बताने से पहले मैं आपको क्यूब बता देना चाहूँगा। क्यूब आप लोग जानते होंगे बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों इकाइयां बराबर होती हैं, और जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, जो भी एंगल पैरामीटर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो तीनों 90 के होते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। तो क्यूब किसे कहते हैं? जिसमें तीनों इकाइयां, द सिस्टम इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बोथ आर सेम, सभी चीजें समान होती हैं, और जो सेल पैरामीटर्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा बच्चों वो 90 के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्यूबिक को लेकर के बात करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात घनी इकाई सेल को लेकर के बात करेंगे। परिभाषा की ट्रिक बच्चों बहुत सरल है। हम लोग किसी भी प्रकार के यूनिट सेल की बात करें, आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट कहाँ पर है। अगर आपको ये बात पता है कि पार्टिकल्स प्रेजेंट कहाँ पर है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी परिभाषा बनाने में। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ सिंपल टाइप्स के एक सेल की, तो आप देखिएगा बच्चों, हमने यहाँ पर लिख रखा है घटक कण। ये घटक कण कहाँ प्रेजेंट होगा? केवल कोनों पर उपस्थित। कोनों का मतलब क्या होता है? कोने को हम लोग कॉर्नर बोलते हैं, और केवल घटक कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कोने पर उपस्थित होते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी? वह एकक सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। वह एकक सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं सिंपल प्रकार का यूनिट सेल कहलाता है। The unit cell in which the particles present only at corners is known as simple types unit cell. बात क्लियर हो गई। कोनों की संख्या कितनी होती है? तो मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स अपने हाथ में लेता हूँ बच्चों, देखिएगा आप कोने काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 कोने आपको दिख रहे होंगे ऊपर, लेकिन 4 कोने इसके नीचे ऐसे हैं जो नहीं दिख पा रहे हैं। तो 4 कोने ऊपर जो आपको दिख रहे हैं और 4 कोने नीचे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर दोनों को बच्चों में इमेजिन करूं, दोनों को ऐड कर दूं तो 4 और 4 8।
कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। मैं इसी बॉक्स से लेकर के एक बात और बता दूं बच्चों, ये जो आप ऊपर का सरफेस पूरा देख रहे हो, इस सरफेस के जस्ट नीचे बच्चों सेम सरफेस होगा। तो ये दोनों सरफेस ऊपर और नीचे के ये दोनों सतह ये बच्चों फलक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। और एक घनीय सिस्टम में बच्चों कितने फलक होते? तो आप देखिएगा, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, 2 फलक हो गए, एक इधर का हिस्सा एक इधर का हिस्सा, 4 फलक हो गए, एक इधर का हिस्सा और इसके जस्ट पीछे का हिस्सा। तो कुल मिलाकर के 2 2 4 और 2 6। कॉर्नर की संख्या बच्चों कितनी होती है? तो कॉर्नर अर्थात कोनों की संख्या 8 होती है। और फलक की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों फलक की संख्या 6 होती है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैंने क्या बोला था? सिंपल प्रकार के यूनिट सेल में घटक कण कहाँ होंगे? कोनों पर उपस्थित होंगे। तो आप देखिएगा, मैंने बच्चों एक सिंपल प्रकार का यूनिट सेल बना रखा है और उसके कोने पर बच्चों मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। ये देखिए, मैंने प्रत्येक कोने पर पॉइंट बना रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने की संख्या बच्चों कितनी हुई? 8 कोनों की संख्या हुई। फिर एक बात देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं पर भी मैं बच्चों पॉइंट बनाता हूँ तो वो पॉइंट क्या है? पॉइंट बच्चों केवल एक केंद्र है जिसके ऊपर किसी न किसी पार्टिकल को, किसी न किसी एटम को बनाया जा सकता है। तो मैंने देखिए गोला पूरा कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इस केंद्र के ऊपर एक एटम को ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस पार्टिकल्स को ले लेता हूँ, इसके ऊपर बच्चों मैं एटम को ड्रॉ करता हूँ, तो आपसे कोई ये बात पूछ सकता है कि एटम जो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, कोने पर जो एटम प्रेजेंट है उसका उस कोने पर योगदान कितना है? उस कोने पर योगदान कितना है? बात सबकी समझ में आ गई। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, उस कॉर्नर पर उस पार्टिकल्स का योगदान कितना है? तो बच्चों आप देखिएगा, मैं इस गोले को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा बच्चों ऊपर के लिए रहा और एक हिस्सा बच्चों नीचे के लिए। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से मेरे बच्चों देखना, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको भी 4 भागों में बांट देता हूँ। इस तरह से बच्चों इस 4 भागों में इसको बांट दिया और नीचे वाले हिस्से को भी बच्चों मैंने 4 भागों में बांट दिया। अब ऊपर को कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। नीचे कितने भाग हैं? 4 भाग। और आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो भरा हुआ भाग है वो केवल इतना है, केवल इतना भाग बच्चों भरा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4 और 4 8, कुल भाग की संख्या 8 है। और कितने भाग बच्चों, कितना भाग इसके अंदर भरा हुआ है? तो केवल 1 भाग ही इसके अंदर भरा हुआ है। अर्थात कुल कितना भाग इसके अंदर होगा? सॉरी, इसके कॉर्नर पर कुल कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? तो केवल 1/8वां भाग इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इस कोने पर बच्चों योगदान कितना होगा? 1/8 होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछे कोने पर किसी भी एटम का योगदान कितना होता है, तो 1/8 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या कितनी, तो इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? आप कॉर्नर्स पर देखेंगे कितने पॉइंट्स हैं, तो 8 हैं। योगदान कितना है एक पॉइंट पर, एक कोने पर? तो 1/8। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बच्चों, कितना अपने को मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब सेल में एटम्स की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। इतनी बात सब समझ में आ गई? तो बच्चों मैं दूसरे की बात करता हूँ, फलक केंद्रित की बात करता हूँ। फलक केंद्रित की परिभाषा हम लोग बहुत सिंपल सी बना लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, फलक केंद्रित को FCC कहते हैं। घटक कण को लेकर के परिभाषा बनाएंगे। सिंपल में क्या था? पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट थे? केवल कोने पर, कॉर्नर पर। यहाँ पर देखिएगा एक जरा सी ट्रिक मैंने बना रखी है, C+F। C का मतलब बच्चों क्या हुआ? कॉर्नर। F का मतलब फेस। तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है और फेस पर प्रेजेंट है, यानी कहाँ पर? फलक पर प्रेजेंट है। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी उपस्थित होते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल।
देखिए कोने की संख्या कितनी 8 मैंने बना रखा है, फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, और बच्चों प्रत्येक फेस पर योगदान कितना होता है, तो बच्चों 1/2। जैसे मैं इस ऊपर वाले फेस की बात करूंगा तो आधा हिस्सा ऊपर का जो हमको दिखेगा, आधा हिस्सा इसके नीचे होगा जो हमको नहीं दिखेगा। तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, इसका मतलब आधा योगदान ऊपर आधा योगदान अंदर। बात समझ में आ गई। तो फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, योगदान कितना होता है, तो 1/2। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर, तो आप देखिए कॉर्नर का भी देखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, कॉर्नर और फेस। तो 8 गुणा 1/8 से करेंगे, प्लस 6 गुणा 1/2, इसको हल कर लेंगे तो 1 + 3 = 4। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे। इसकी परिभाषा ही बच्चों आप बनाइएगा। अंतः केंद्रित को क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। परिभाषा क्या होगी, घटक कण कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो C+B। C का मतलब कॉर्नर, B का मतलब बॉडी। और बॉडी में भी आपको क्या लेना है बच्चों, जैसे हमारी बॉडी का जो नाभि है वो केंद्र बिंदु है, इसीलिए आपको एक काम करना है, आप बॉडी के अंतर्गत पूरे सिस्टम का केंद्र बिंदु लेंगे। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, वह एक सेल वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के साथ साथ संपूर्ण यूनिट के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, मैंने 8 कोने पर पॉइंट बना रखा है और इस पूरे सिस्टम के कोने पर एक पॉइंट बना रखा है। योगदान कितना होगा, सॉरी इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, तो देखिएगा 8 की गुणा हम लोग 1/8 से करेंगे, प्लस केंद्र पर कोई एटम दे रखा तो वो संपूर्ण होगा, उसको संपूर्ण में काउंट करेंगे। तो 8 × 1/8 प्लस 1, इसको हल कर लेंगे तो 2, अर्थात इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, तो 2 होंगे। तीसरी की मैं बच्चों बात करता हूँ, किनारा केंद्रित। किनारा केंद्रित की परिभाषा बच्चों सेम हम लोग इसको अपनाएंगे। इसकी इंग्लिश क्या रहती है, तो बच्चों एंड सेंटर्ड होती है, अर्थात ECC हम लोग इसको कह सकते हैं। तो वह एक एकक सेल जिसमें घटक कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, तो बच्चों कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलक। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसके 2 विपरीत फलक कौन से होंगे, ऊपर नीचे, इधर उधर और इधर इधर विपरीत। आपको कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों को ले लेना है। तो देखिएगा बच्चों, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोने के साथ साथ किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। बच्चों किन्हीं भी 2 किनारों पर हम लोग कह सकते हैं, किनारा और फलक एक ही चीज है। तो आप देखिएगा बच्चों C+E, C का मतलब कॉर्नर, कॉर्नर का देखिएगा वही सेम रहेगा, 8 × 1/8 प्लस कोई 2 किनारे लिए, 2 फलक लिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किनारे पर, यानी फलक पर योगदान कितना होता है, तो 1/2। हम लोग कट कर लेंगे इसको, 1 + 1 अर्थात 2। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 2 होंगे। सिंपल सा था बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको आसानी रहेगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, तब तक मेरी अगली वीडियो ना आ जाए।